डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जैक बोर्ड क्लास 10th के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पूरा किताब का निचोड़। ठीक है, क्लास 10th का जो जैक बोर्ड क्लास 10th है उसका मैथ किताब का वह चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक सारे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला हैं वो देखने वाले हैं। क्योंकि देख सकते हैं आपकी जो टर्म 1 का एग्जाम होता है, टर्म 2 का भी, तो फार्मूला का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है मैथ में। तो सारे फार्मूला को मैं एक सीक्वेंस के साथ पूरा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इससे जो है क्वेश्चन एकदम बनता ही है, टर्म 1 हो या टर्म 2 हो, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो पूरा चैप्टर को देखिए आप लोग, इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और यहाँ से आप सभी को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो चैनल का नाम है स्टडी विथ विकास पाठक। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। इसमें हमने बनाया है क्लास 10th 2023 जैक बोर्ड। ठीक है, तो उसमें जाकर आप सारे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। 2023 बोर्ड का तैयारी हम लोग कर रहे हैं इस बार और हम लोग का टारगेट है टारगेट 95% 2023। ठीक है, टारगेट 95% हमको लाना है इस बार। तो चैनल से आप लोग जुड़ें। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि क्लास 10th ऑल वीवीआई फार्मूला पूरे किताब का निचोड़। ठीक है, 2023 एग्जाम स्पेशली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर हमारा दिया गया है वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो रियल नंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड ने कहा था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर ए क्या है, ए भाज्य है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया है एच सी एफ ए बी, ए कॉमा बी, एच सी एफ ए कॉमा बी बराबर एच सी एफ बी कॉमा ए। ठीक है, मतलब एच सी एफ ए और बी का आप लोग निकालेंगे और एच सी एफ बी और ए को निकालेंगे तो जो इसका मान जो है वो बराबर आएगा। थर्ड फॉर्मूला है एलसीएम ए बी इंटू एच सी एफ ए बी बराबर ए गुना बी, मतलब दो संख्याओं का एलसीएम बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दो संख्याओं का लसा और दो संख्याओं का मसा बराबर दो संख्या का गुणनफल। यह फॉर्मूला था, दो संख्या का गुणनफल। नेक्स्ट है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब फॉर्मूला। आप लोग एक एक करके इस वीडियो को वॉच करें और एक एक करके देखें इस वीडियो को और इसका नोट्स भी बना लें आप लोग, काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और यहाँ पर दिया है एच सी एफ ए कॉमा बी बराबर एक अगर होता है तो ए और बी सह अभाज्य हो जाते हैं। ठीक है, सह अभाज्य हो जाते हैं। फिर एच सी एफ क्या होता है, तो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के सभी छोटी घात का गुणनफल। तो जो जितना भी चीज़ है यहाँ पर तो सिर्फ मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, लेकिन जब मैं मैथ स्टार्ट करूँगा तो आप सभी को एक बार पूरा सभी चैप्टर वाइज आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और सारे एक्सरसाइज आपको कराए जाएंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। फिर है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, तो संख्याओं में संबंध अभाज्य गुणनखंड के सबसे बड़े घात का गुणनफल, जो सबसे बड़े घात का गुणनफल होता है उसे। नेक्स्ट आता है शांत और अशांत प्रसार। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो शांत और अशांत प्रसार में क्या दिया गया है कि शांत उसको कहते हैं जो दशमलव के बाद जो कट जाता है उसको शांत कहते हैं, और अशांत होता है दशमलव के बाद ना कटे। तो अशांत में अगर दो टाइप का कंडीशन आता है, एक तो आवर्ती और एक तो अनावर्ती। ठीक है, आवर्ती जो रिपीट होते रहता है और नावर्ती जिसमें अलग अलग चीज़ें आती रहती हैं। तो इसमें शांत को क्या बताया गया कि पी मतलब भिन्न के रूप में, अगर नीचे हर में अगर 2 का पावर n और 5 का पावर n के टाइप रहता है तो वो शांत हो सकता है। फिर हर में सिर्फ 2 का पावर n होगा तो भी शांत हो जाएगा और 5 का पावर n होगा तो भी शांत होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्या दिया गया है कि p बटे 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n इंटू 3 का पावर n अशांत, मतलब 2 और 5 के अलावा अगर कोई और गुणनखंड होता है तो फाइनली वो अशांत आ जाएगा। ठीक है, फाइनली क्या आ जाएगा, अशांत आ जाएगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 हमारा दिया गया बहुपद, पॉलिनोमियल। तो बहुपद किसको बोलते हैं, जहाँ पर चर और अचर दोनों रहेगा। चर मतलब एक्स वाई जेड और अचर मतलब जैसे कोई अंक। ठीक है, तो चर में जिसका मान ना बदले और अचर जिसका मान चर में होता है कि जिसका मान बदल जाए और अचर जिसका मान नहीं बदले। जहाँ पर ये दोनों मिल जाते हैं पॉलिनोमियल बन जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, 4x और कॉमा 5x प्लस 3। और बहुपद का प्रकार की बात करें, बहुपद का अगर हम लोग प्रकार के बारे में बात करें तो क्या होगा, तो बहुपद का जैसे दो टाइप का प्रकार होता है। सबसे पहला कि पद के आधार पर अगर देखेंगे, पद के आधार पर देखेंगे और फिर घात के आधार पर देखेंगे। तो पद के आधार पर एक पदी होता है, फिर द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी। ठीक है, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा चैप्टर में। और घात के आधार पर एक घात, द्विघात, तीन घात। ठीक है, तीन घात होता है। फिर बहुपद होने के लिए क्या क्या शर्त होना जरूरी है, तो बहुपद के लिए शर्त होता है कि चर का घात को माइनस नहीं होना चाहिए और चर का घात भिन्न में भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है शून्यकों की जितनी संख्या होगी उतना बहुपद का घात होगा। फिर अब बहुपद का घात बराबर क्या होता है, तो चर का बड़ा घात को ही बहुपद का घात बुलाता है।
फिर नेक्स्ट है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारे। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है, तो रैखिक बहुपद में अगर बात करें, मतलब एक पदी बहुपद में बात करें तो होता है इसका सामान्य रूप ax प्लस बी, और शून्यक का बात करें तो इसका माइनस बी बटा ए होता है इसका शून्यक। और द्विघात बहुपद के बारे में बात करें तो इसका सामान्य रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का, और इसका शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, जिसको बोलते हैं माइनस एक्स ब्रैकेट एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और दूसरा शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए, मतलब सी मतलब अचर पद और बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो इतने फार्मूला उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है त्रिघात बहुपद के लिए। तो त्रिघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो ऐसा होता है ए एक्स का पावर क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स का पावर 1 प्लस डी एक्स। और इसमें तीन चीज़ें होती हैं, त्रिघात बहुपद है इसलिए तीन शून्य निकलेगा इसका। तो पहला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। फिर है अल्फा बीटा, अल्फा गुना बीटा प्लस बीटा गुना अल्फा, बीटा गुना गामा, ठीक है, और प्लस अल्फा गुना गामा बराबर क्या होता है सी बटा ए होता है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बट्टा ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो क्या हो जाएगा, माइनस डी बट्टा ए हो जाएगा इसका। और इसके बाद द्विघात बहुपद अगर निकालेंगे हम लोग तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स और प्लस अल्फा गुना बीटा। और त्रिघात बहुपद का बात करें, हालांकि त्रिघात बहुपद का जनरली आपको क्लास 12 में यूज होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक्स का पावर क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स और माइनस का अल्फा गुना बीटा गुना गामा। ठीक है, इतना आ जाएगा। नेक्स्ट है बहुपद का भाग यानी लेम्मा। ठीक है, बहुपद का भाग क्या होता है, विभाजन एल्गोरिथम। तो इसमें क्या होता है कि ग्राफ में हाँ, तो बहुपद का भाग में क्या होगा कि पी एक्स दिया रहेगा और जी एक्स दिया रहेगा, उसमें आपको क्यू एक्स और आर एक्स का संबंध होता है। तो जी पी एक्स बराबर क्या होता है जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये होता है आपका विभाजन एल्गोरिथम। और नेक्स्ट है ग्राफ में जितना भी लाइन एक्स एक्स पर कटिंग करेगा, जैसे एक्स एक्स यहाँ हुआ तो इसमें जितना भी लाइन इसे टच करता है उतना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट था इसमें। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दो चर का रैखिक समीकरण का जो रूप होता है वो किस तरह होता है, तो देख लीजिए यहाँ पर। तो इसका होता है सामान्य रूप a1 एक्स प्लस b1 वाई प्लस c1 बराबर 0, और a2 एक्स प्लस b2 वाई प्लस c2 बराबर 0। और तो और आ जाएगा और ax प्लस बी वाई प्लस c बराबर 0 और dx प्लस ई वाई प्लस f बराबर 0। दोनों टाइप का मैंने बता दिया आपको, दोनों टाइप का भी आता है इसमें। अब इसमें देखेंगे कि संपाती कब होता है, उसके बाद समांतर कब होता है, कोई हल कब नहीं होता है। तो इसका केस क्या होता है, केस नंबर 1, जब दो संख्याएं जैसे a1 बाई a2 है और बराबर नहीं है जिसका b1 बाई b2 का, a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 का, तो उसका हल कितना निकलेगा, एक निकलेगा। और यहाँ दिया अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल, और इसको अविरोधी बोलते हैं और इसको संगत भी बोलते हैं। इसका ग्राफ जो होगा वो कैसा रहेगा, प्रतिच्छेदी रहेगा, ग्राफ जो रहेगा वो प्रतिच्छेदी रहेगा। दूसरा है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नहीं है c1 बाई c2 के, मतलब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 जो है वो बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 उसके बराबर नहीं है। तो उसका हल कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। और इसको असंगत बोलेंगे। ठीक है, और इसको बोलेंगे विरोधी, विरोधी बोलेंगे, और समांतर भी बोलेंगे इसको, समांतर बनेगा इसका ग्राफ। ठीक है, और तीसरा कंडीशन क्या है कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, मतलब तीनों बराबर रहेगा एक दूसरे के। तो इसका हल क्या होगा, तो हल होगा अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, और ये संपाती कहा जाएगा और इसको संगत भी बोलेंगे, इसको ऐसे आश्रित भी कहा जाता है। ठीक है, आश्रित भी कहा जाता है। ये तीनों केस आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है वो है रैखिक समीकरण हल करने की विधि। तो इसका समीकरण जो है उसको हल करने की 3 विधियां हैं। जैसे सबसे पहला है प्रतिस्थापन विधि, जिसमें किसी को प्रतिस्थापित किया जाता है। दूसरा है विलोपन विधि, और तीसरा है बज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको देख लेते हैं। तो वज्र गुणनखंड विधि का रूप ऐसा होता है a1 एक्स प्लस b1 वाई प्लस c1 बराबर 0 और a2 एक्स प्लस b2 वाई प्लस c2 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे किया जाता है कि x को आपको एक साइड लिखना है, x को, फिर y को और फिर 1 को। ठीक है, और x के पास आपको b1 b2 लिखना है, y के पास c1 c2 और a के पास a1 a2, और फिर इसको उल्टा कर b1 b2 लिख देना है। और यहाँ से आपको तीर लगाना है इस तरह से, तो ये बन जाएगा x बटे b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, b2 c1 इस तरह से, b2 c1 बराबर y बट्टे c1 a2, यहाँ से आपको देख सकते हैं तीर लगा हुआ है, तो c1 a2 माइनस c2 a1। ठीक है, ऐसे, और फिर यहाँ से a2 a1 b2
और माइनस A2B1। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला बज्र गुणन विधि का। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका चौथा नंबर चैप्टर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट इक्वेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप किस प्रकार होता है? तो इस सामान्य रूप इसका होता है ऐसा, ax² प्लस bx प्लस सी, ax² प्लस bx प्लस सी होता है। और विधियां जो है इसको सॉल्व करने का, तो 3 विधि है। जैसे गुणनखंड विधि, एक तो x का मान निकालना है डायरेक्ट आपको, जिसमें करना है आपको माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2। यही फार्मूला आपका जनरली यूज होगा यहाँ पर। और दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जैसे मूलों और शून्यों की प्रकृति आपको दिया जाएगा। तो इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है? तो d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। और जब d बराबर b² माइनस 4ac हो जाएगा और 0 से बड़ा होगा ये, तो इसका वास्तविक और असमान मूल बनेगा। ठीक है। दूसरा है d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। जब बराबर 0 आएगा तो ही वास्तविक और समान मूल बनेगा यहाँ पर। और तीसरा कंडीशन है d बराबर क्या होगा? d जो है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा अगर d होगा तो मूल वास्तविक होगा, अवास्तविक होगा और बराबर नहीं होगा। और d जो है, d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। और द्विघात समीकरण का सूत्र जो होता है काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है? माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सबको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है आपका 5वां नंबर चैप्टर, जिसका नाम है समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो श्रेणी क्या होता है? तो जिसमें A2 A3 इस प्रकार से AN टाइप का बना रहेगा, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो उसको श्रेणी बोलेंगे। नेक्स्ट को जो फॉर्मूला है वो है सारवंतर डी कब निकाला जाता है? तो डी निकालने के लिए हम लोग A2 माइनस A1 करते हैं, मतलब जो सेकंड जो पद है उसको पहले पद से, फिर थर्ड पद को दूसरे पद से, इस प्रकार से हम लोग इसमें माइनस करते जाते हैं, तो डी निकल जाता है। और एनवां पद क्या होता है? एनवां पद होता है AN। तो AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर A बराबर पहला पद है और D बराबर क्या है? सारवंतर, और N बराबर क्या है? अंतिम पद। ठीक है, N बराबर अंतिम पद। और n पदों का अगर योग बोल देगा आपको Sn निकालने के लिए, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Sn के लिए। फिर Sn के लिए हम लोग 2 फार्मूला यूज करते हैं, एक तो ये हो गया और दूसरा फार्मूला है Sn बराबर n/2 a प्लस l। जब l आपको मालूम रहेगा, अंतिम पद आपको दिया है और दोनों पद आपको पता रहेगा, तब आपका यूज होगा Sn का फॉर्मूला ये वाला, Sn बराबर n/2 a प्लस l। नेक्स्ट है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? तो Sn बराबर होता है n और n ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू बटे 2। फिर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? Sn बराबर, तो प्राकृतिक संख्याओं में आ जाते हैं हम लोग, तो Sn और n प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग होता है Sn बराबर n और n प्लस 1 होता है। नेक्स्ट है, इसी में साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको दे दिया जाएगा साधारण ब्याज। तो होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, यानी P इंटू T इंटू R बटे 100। और मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। नेक्स्ट है त्रिभुज में। ठीक है, तो त्रिभुज से रिलेटेड पहले हम लोग कुछ फैक्ट जानते हैं, उसके बाद त्रिभुज के सारे फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? तो त्रिभुज कहते हैं 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एक त्रिभुज में 3 भुजाएं, ठीक है, 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के प्रकार की बात करें तो कोण के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं: न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल, और अधिक कोण ओबस्टस एंगल। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक एक करके। तो न्यून कोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम आपका हो तो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज का कम से कम कोई एक जो कोण है 90 डिग्री का हो तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और तीसरा जो है वो है अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण में क्या कंडीशन बनता है? तो यदि त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है तो उसे अधिक कोण कहते हैं। और भुजा के आधार पर त्रिभुज का देखें तो विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो वैसे त्रिभुज जिनकी भुजाएं अलग अलग माप की हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है। समद्विबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान माप की हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं जो है समान होती है उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। फिर समरूप होता है। तो समरूप क्या होता है? समरूप उस आकृति को कहते हैं जब आकार समान होता है कोई भी वस्तु का और उसका माप भी समान होता है। ये जरूरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे वस्तु को समरूप बोलेंगे जिसका आकार समान हो और माप जो है समान नहीं हो। और सेकंड है सर्वांगसम। तो सर्वांगसम में क्या होता है कि उसका आकार जो है समान होता है, शेप जो है समान होता है और माप भी समान होता है सर्वांगसम में।
और समरूप का जो साइन होता है वो इस प्रकार से होता है, लेकिन सर्वांगसम का जो साइन होता है वो इस प्रकार से होता है, देख लेते हैं आप लोग। फिर दो आकृतियां सर्वांगसम तब होती है जब वे एक दूसरे को ढक लेती है। जब एक दूसरे को ढक लेती है, जब एक ही माप की होगी, और जब एक जो फिगर है उस पर अगर दूसरे फिगर को रख दें और वो ढक लेती है तो उसको क्या बोला जाता है, सर्वांगसम कहा जाता है। और समरूप कब होता है, तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और कोणों के बराबर होती है, तो दो त्रिभुज आपस में क्या होती है, सर्वांगसम होती है। फिर एक टॉपिक है सीपीसीटी, ठीक है, जिसका नाम है कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इसमें क्या होता है कि सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं, और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भागों के लिए सीपीसीटी लिखा जाता है, सीपीसीटी, ठीक है। और दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। नेक्स्ट, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो वे समकोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। और आगे दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है सदैव बराबर होता है, और त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज की बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। और किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आप साइन देख सकते हैं। तो ये साइन देखिए, ये समरूप, सबसे पहले समरूप का साइन, फिर आपका सर्वांगसम का साइन, ये है कोण का साइन, ये आपका लंब का साइन, और ये है आपका समांतर का, और ये है बराबर का, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। अब हम लोग जानेंगे त्रिभुज के सभी फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज के लिए जनरली क्या यूज होता है क्लास 10th में, तो दो त्रिभुज दिया गया आपके पास, और दो त्रिभुज दिया गया है ABC और DEF। तो समरूप और सर्वांगसम का चिन्ह इस तरह होता है। तो दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, जैसे त्रिभुज ABC समरूप सर्वांगसम त्रिभुज DEF, तो क्या बनता है, AB/DE, उनके संगत भाग जो है बराबर होते हैं, AB/DE, फिर AC/DF और BC/EF, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कोण A बराबर कोण D का मान होता है, कोण B बराबर कोण C का, कोण B बराबर कोण E का, और कोण C बराबर कोण F का मान होता है बराबर। और इसमें आगे देखें तो अगर त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF होता है तो AB/DE बराबर BC/EF और बराबर AC/DF, यानी इसमें भी कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F होता है। समरूप के लिए अगर कसौटी देखें तो समरूप के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो एंगल, फिर है एंगल और साइड और साइड एंगल साइड, ठीक है। और यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसे दो त्रिभुज है ABC और DEF, तो इसमें होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, तो बराबर क्या होता है, AB/DE का स्क्वायर बराबर BC/EF का स्क्वायर और AC/DF का स्क्वायर। मतलब तीनों जो भाग होते हैं इसमें, संगत भाग जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। और इसमें आगे बात करें तो यदि त्रिभुज ABC समकोण होता है तब क्या बनता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर, यानी H स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बटे बेस का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर। और सर्वांग समता के लिए क्या क्या कसौटी है, तो ऐसे एस है, ASA है और AAS है, ठीक है। इसमें ASS या SAS नहीं आता है, ध्यान से देखेंगे। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, निम्न में से कौन समरूपता की कसौटी है, तो वहां पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, समरूपता और सर्वांगसम के लिए। तो अब चलेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो क्लास 9th में आप लोग जैसे पढ़े होंगे, तो ये आपका होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर बनेगा एक्स अक्ष बनेगा, इधर बनेगा एक्स डैश, यहाँ पर ऊपर वाई और नीचे वाई डैश। तो चतुर्थांश का बात करें तो यहाँ पर आपका पहला चतुर्थांश है, ये आपका दूसरा चतुर्थांश है, ये आपका तीसरा चतुर्थांश है और चौथा चतुर्थांश है यहाँ पर। और जब भी मूल बिंदु को लिखा जाता है तो एक्स और वाई के रूप में लिखा जाता है, और मूल बिंदु का मान जो होता है वो 0 होता है हमेशा मूल बिंदु का। यहाँ से दूरी सूत्र को देखेंगे सबसे पहले, तो दूरी सूत्र में क्या आता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। और मूल बिंदु से जो दूरी होती है वो होती है √x² प्लस y²। फिर विभाजन सूत्र, डिवाइडेड फॉर्मूला इसका क्या है, तो डिवाइडेड फॉर्मूला x के लिए होता है m1x2 प्लस m2x1। यहाँ पर देख सकते हैं m1 मतलब a और b दो लाइन है जिसको p जो बिंदु है वो बराबर भाग में बांटती है, तो एक साइड m1 हुआ और एक साइड m2 हुआ, ठीक है। यहाँ से x का अगर निकालेंगे तो m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 हो जाता है। और y के लिए अगर निकालेंगे तो y के लिए यूज होता है आपका यहाँ पर m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, यह फॉर्मूला यूज होता है।
और मूल मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y के लिए होता है y1 प्लस y2 बट्टे 2। और यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बड़ी कोष्ठ x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। फिर त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक देखेंगे तो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3 और y1 प्लस y2 बट्टे y3 बट्टे 2। और त्रिभुज के अंतः केंद्र का अगर निर्देशांक अगर हम लोग देखेंगे तो वो होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बट्टे a प्लस b प्लस c। ठीक है, यानी क्या है ay1 और y के लिए होता है ay1 प्लस ay2 प्लस ay3 बराबर a प्लस b प्लस c। और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति मतलब क्या होता है? ट्राई का अर्थ होता है 3 और गोन का अर्थ होता है भुजा और मैट्रन का अर्थ होता है माप। तो 3 भुजा का माप। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि समकोण त्रिभुज के लिए क्या यूज होता है। तो यहाँ से समकोण त्रिभुज आपका बन गया, ये आपका लंब होता है और ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनियस। जो बड़ा भुजा होता है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं और नीचे वाला आधार हो जाता है। ठीक है, ऐसे हाइपोटेनियस कर्ण, बी से बेस और पी से परपेंडिकुलर। यहाँ से अगर देखें तो आधार कर्ण लंब, लंब कर्ण आधार। ठीक है, दो कंडीशन आपका बनेगा, दो ठो कंडीशन आपका बनेगा। जिधर आपका कोण बनेगा, कोण जहाँ बनेगा उसके सम्मुख भुजा क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, और यहाँ से अगर देखें तो सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन थीटा बराबर होता है p बट्टे एच, साइन थीटा p बट्टे एच, कोस थीटा b बट्टा एच, टेन थीटा p बट्टा b। और इसका सेम उल्टा हो जाता है, टेन का उल्टा कोट होता है, कोट का होता है b बट्टा p। फिर कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो h बट्टा b। और साइन थीटा का उल्टा है कोसेक थीटा, जिसमें h बट्टे p आता है। ऐसे p बट्टा h है तो h बट्टा p हो जाएगा। और यहाँ साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोट थीटा का उल्टा सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। और यहाँ पर अगर h बराबर निकालेंगे तो h बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि h स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और p बराबर निकालेंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर बराबर अगर निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और b सिर्फ निकालेंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर यहाँ बात करें तो टेन थीटा बराबर होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। और टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, साइन थीटा बराबर कोस थीटा बट्टे कोट थीटा, कोस थीटा बराबर होता है कोट थीटा बट्टे कोसेक थीटा। और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। और कोट थीटा बराबर ये भी फार्मूला होता है कोसेक बट्टे सेक। और कोसेक थीटा बराबर सेक बट्टे टेन और यहाँ पर सेक थीटा बराबर टेन बट्टे साइन थीटा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और यहाँ पर एक ठो और इम्पोर्टेंट फार्मूला ये सब है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा और कोसेक थीटा को अगर गुना करते हैं तो एक आता है। और टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 और कोस इंटू सेक थीटा बराबर 1। यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा इंटू कोस थीटा, टेन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर साइन थीटा। और साइन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कोस थीटा। और फिर कोस इंटू कोसेक को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोट बनेगा कोट थीटा। और कोट इंटू सेक को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक बनेगा। और कोसेक और टेन को अगर गुना करेंगे तो सेक बनेगा। और सेक और साइन को गुना करेंगे तो टेन बनेगा। ठीक है, साइन को गुना करेंगे तो क्या बनेगा? साइन और कोस को अगर गुना करेंगे, साइन और सेक को गुना करेंगे तो क्या बनेगा? टेन बनेगा। ठीक है, साइन और सेक को टेन थीटा। फिर यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। और कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से अगर देखें तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सब एक ही से फार्मूला से बन रहा है, आप खुद भी इसको बना सकते हैं। और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर क्या बनेगा? तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और उसके बाद यहाँ बनेगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
फिर साइन इंटू कोस को गुना करेंगे, साइन इंटू कोसेक को तो 1 बनेगा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। और दूसरा एक तो और यहाँ फॉर्मूला ये आता है कि कोस और सेक को गुना करेंगे तो 1 बनेगा, और कोस बराबर 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा। और टेन इंटू कोट को गुना करेंगे तो 1 बनेगा, इसलिए टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोट, और कोट बराबर 1 बटा टेन थीटा। ठीक है। और नेक्स्ट फार्मूला जो है चैप्टर 8 से रिलेटेड, तो वो है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, और कोस 9 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। फिर 10 में तो 10 9 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, और कोट 9 माइनस 90 माइनस थीटा बराबर 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। फिर सेक के बारे में, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा। और यहाँ से सीधे हम लोग देख लेते हैं जल्दी से इस फॉर्मूला को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साइन ए का मान कितना होता है? साइन ए का मान साइन ए में साइन थीटा के बारे में देखेंगे तो इसका थीटा अगर 0 रहे तो थीटा साइन साइन 0 डिग्री का होता है 0। साइन 30 का मान होता है 1/2। फिर साइन 45 का होता है 1/√2 1/√2। और साइन 60 का मान होता है √3/2। और साइन 90 का मान होता है 1। कोस थीटा में आएंगे, कोस थीटा में अगर आएंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको एक बार ऐसे बना लेते हैं ताकि आसानी हो आप सभी को। अगर कोस के बारे में आएंगे तो कोस 0 का मान होता है 1, कोस 30 का मान होता है √3/2, कोस 45 का मान होता है 1/√2, कोस 60 का मान होता है 1/2, और कोस 90 का मान होता है 1। फिर टेन, अगर टेन ए के बारे में बात करें तो टेन ए का मान, तो टेन 0 का मान होता है 0। फिर टेन 30 का मान होता है 1/√3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3, और टेन 90 का मान अपरिभाषित होता है। कोसेक कोसेक थीटा का बात करें तो कोसेक 0 का मान होता है अपरिभाषित। कोसेक 30 में देखेंगे तो 2 आता है, कोसेक 45 का √2, और कोसेक 60 का 2/√3, और कोसेक 90 का 1। सेक का बारे में बात करें तो सेक का 0 होता है 1, सेक का 30 होता है 2/√3, सेक थीटा का 45 डिग्री √2, और सेक 60 का 2, और सेक थीटा का 90 बराबर अपरिभाषित। और कोट थीटा में, तो कोट थीटा का 0 मान होता है अपरिभाषित, कोट 30 का होता है √3, कोट 45 का 1, कोट 60 का 1/√3, और कोट 90 का 0। अब चलेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी हाइट एंड डिस्टेंस में। तो हाइट एंड डिस्टेंस में जो बहुत ज़्यादा फार्मूला नहीं है यहाँ पर, सिर्फ अवनमन कोण और उन्नयन कोण होता है। तो जो ऊर्ध्वाधर कोण बनता है, ऊपर वाला कोण बनता है, उसको अवनमन कोण बोलते हैं। जो बीच में आधार के साथ बनता है उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ पर देखेंगे ऊपर वाले कोण से नीचे को, तो ये दृष्टि रेखा हो जाएगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है वृत्त। तो वृत्त क्या होता है? तो एक तल पर उन सभी बिंदुओं का सतह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी तक स्थित होती है, उसको वृत्त बोलते हैं। ठीक है, वृत्त। वृत्त के केंद्र होते हैं, जिसके स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र बोलते हैं। यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक केंद्र होता है जिसको केंद्र बोलते हैं। और त्रिज्या, स्थिर बिंदु को वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। स्थिर बिंदु से लेकर यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या। तो केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड भी वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। त्रिज्या को दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, ऐसे रेखाखंड के रूप में और लंबाई के रूप में। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे एक वृत्त उस तल को जिस तल पर वह स्थित है 3 भागों में विभाजित करता है, जैसे अभ्यंतर, वृत्त के अंदर का भाग, बहिर्भाग, वृत्त के बाहर का भाग, और वृत्त का सेंटर भाग, ठीक है, बीच वाला भाग। और वृत्तीय क्षेत्र क्या होता है? सर्कुलर रीजन क्या होता है? तो वृत्त तथा इसका अभ्यंतर मिलकर वृत्तीय क्षेत्र बनाता है। वृत्त और इसके अंतर का क्षेत्र क्या बनाता है? इस तरह से, तो वृत्तीय क्षेत्र बनाता है। ये कंप्लीटली क्या बनाता है? वृत्तीय क्षेत्र। नेक्स्ट देखेंगे तो जीवा, सबसे पहले जीवा हो जाता है। तो जीवा क्या होता है? तो वृत्त के सबसे बड़े व्यास को जीवा कहते हैं। वृत्त के सबसे बड़े भाग को क्या कहते हैं? तो जीवा कहते हैं यहाँ पर। और दूसरा है व्यास। तो वैसा जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है उसे व्यास कहते हैं। चाप में क्या है? चाप में आता है आर्क। तो दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को एक चाप कहते हैं। और यहाँ पर आर बराबर, देखिए त्रिज्या बराबर क्या होता है? d/2, ठीक है। आर बराबर d/2 होता है, और डी बराबर होता है 2r, ठीक है, 2r, यानी कि त्रिज्या जो है वो व्यास का आधा होता है, और व्यास बराबर 2 गुना होता है त्रिज्या। चाप का अगर बात करें तो चाप होता है दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के दो बिंदुओं के बीच के भाग को एक चाप कहते हैं। और बड़ा भाग जो है दीर्घ चाप कहलाता है, छोटा भाग लघु चाप कहलाता है। फिर देखेंगे अर्धवृत्त क्या होता है? तो अर्धवृत्त होता है
प्रत्येक चाप को अर्धवृत्त सेमी सर्कल कहते हैं। और परिधि क्या होता है, तो संपूर्ण वृत्त की लंबाई को उसकी परिधि कहते हैं। और वृत्तखंड क्या है, तो जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य वृत्त को वृत्तीय केंद्र यानी वृत्तखंड कहा जाता है। इसका दो पार्ट होता है, वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। तो यहाँ पर देखेंगे त्रिज्यखंड, तो केंद्र को एक चाप के सिरे से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहा जाता है। अर्धवृत्तीय क्षेत्र, तो जब दोनों चाप बराबर हो जाते हैं अर्थात प्रत्येक अर्धवृत्त होता है तो दोनों वृत्तखंड तथा दोनों त्रिज्यखंड एक समान हो जाते हैं और प्रत्येक को अर्धवृत्तीय क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, देख लेते हैं आप जल्दी से, वृत्त की कुछ रेखाएं होती है जैसे अप्रतिच्छेदी रेखा, तो जो रेखा वृत्त को स्पर्श ना करे वह अप्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। वृत्त छेदक रेखा, वृत्त के बीच या अंदर कोई रेखा जो छेदक रेखा कहा जाता है। स्पर्श रेखा, जब कोई वृत्त में वृत्त के बाहरी भाग से कोई रेखा स्पर्श कर निकल जाए उन्हें स्पर्श रेखा कहा जाता है। यह केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे, तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², वृत्त का क्षेत्रफल πr², और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²/2। अर्धवृत्त का परिधि बराबर 2πr/2, यहाँ 2 कट जाएगा यहाँ पर, तो πr बच जाएगा। फिर चाप की लंबाई, तो θ/360 इंटू 2πr यानी πr θ/180 हो जाएगा। फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुना πr² यानी πr² θ/360 होता है। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का बात करें तो होता है r² पाई θ/360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है, ये क्लास 12 में आप लोग देखेंगे। फिर अब वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वलय का क्षेत्रफल होता है पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर का स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई आर² माइनस छोटा आर का स्क्वायर। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई r², ठीक है, यानी πr²/2 हो जाएगा, या तो 1/4 पाई r², या तो 90/360 पाई r², ठीक है, 90/360 पाई r²। फिर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका होता है πr² 360 माइनस θ/360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा, दीर्घ वृत्तखंड का। और अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है πr + 2r, πr + 2r, यहाँ से पाई r को अगर कॉमन लेंगे तो बन जाएगा पाई + 2। और त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होती है, तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई होती है θ/360 इंटू 2πr, θ/360 इंटू 2πr। अब यहाँ देखेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 13, इसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसका सारे फार्मूला, सबसे पहले हम लोग घन के बारे में देखेंगे जिसको बोलते हैं क्यूब। तो घन क्या होता है, तो घन के सभी भुजाओं का योग बराबर होता है। इसमें 6 फलक, 12 किनारा एवं 8 शीर्ष होता है, जिसमें l बराबर लंबाई, b बराबर चौड़ाई, h बराबर हाइट, ठीक है, ऊंचाई। और घन का अगर कुल क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो घन का कुल क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6a², ठीक है, 6a² होता है घन का कुल क्षेत्रफल। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, क्योंकि 3 भुजा है इसमें, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा a³ और बाहरी क्षेत्रफल होता है 4a² और विकर्ण इसका होता है √3/a घन का। नेक्स्ट है घनाभ, तो घनाभ में क्या आता है, घनाभ ऐसी आकृति है, एक ऐसी त्रिमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग माप की हो, उसे घनाभ कहते हैं। घनाभ में 6 फलक, 12 किनारा और 8 शीर्ष होता है। घनाभ का आयतन होता है l गुना b गुना h। घनाभ का बाहरी क्षेत्रफल होगा मतलब दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू l प्लस बी इंटू एच। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुना LB प्लस BH प्लस LH। और घनाभ का विकर्ण हो जाता है √l² प्लस b² प्लस h², घनाभ का विकर्ण। नेक्स्ट है बेलन, तो बेलन में क्या क्या होता है, तो बेलन का आकार देख सकते हैं आप लोग, इस प्रकार से बेलन का आकार होता है। और यहाँ पर बेलन का क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का, तो क्या होता है 2πRh। और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh प्लस 2πr², यानी क्या होता है 2πr ब्रैकेट h प्लस r, 2πRh+r। बेलन का आयतन होता है πr²h और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh। बेलन का आयतन होता है πr²h। फिर है खोखला बेलन का कुल क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2π, और खोखला बेलन है यानी 2, इसमें खोखला बेलन है, बीच में भी कुछ होगा इसमें ऐसे करके, ठीक है, इधर से और इधर से खोखला वाला। तो इसमें क्या होगा, जैसे आप पाइप ले सकते हैं, पाइप है खोखला बेलन, तो 2π और इसमें बड़ा r होगा प्लस r इंटू h प्लस r माइनस r, ठीक है, ये हो जाएगा खोखला बेलन का। फिर है खोखला बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 2πh और r प्लस h, ठीक है, ये हो जाएगा आपका खोखला बेलन। नेक्स्ट है शंकु के बारे में,
तो शंकु शंकु आपका होता है, शंकु के लिए अगर यूज करें तो शंकु आपका इस प्रकार से होता है। शंकु का यहाँ पर यहाँ से यहाँ h होता है हाइट, यहाँ से l तिर्यक ऊंचाई, ये जो तिर्यक ऊंचाई बनेगा, और r बराबर त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ पर r बराबर त्रिज्या। तो यहाँ से शंकु के बारे में अगर देखें तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई के बारे में बात करें, l बराबर क्या होता है, तो l बराबर होता है √r² प्लस h²। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे तो पाई आर एल, और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे तो होता है पाई आर एल प्लस पाई r², यानी पाई आर बराबर एल प्लस आर। फिर शंकु का आयतन देखेंगे तो होता है 1/3 पाई r² h, यानी पाई r² h/3, पाई r² h/3। फिर यहाँ पर ठोस गोला, ठीक है, ठोस गोला के बारे में देखेंगे तो ठोस गोला आपका हो जाएगा वैसा वस्तु जिसका आयतन होता है। ठोस गोला का फॉर्मूला का ये है, ठीक है, पूरा कंप्लीट रहेगा ठोस गोला। और यहाँ पर गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r², आयतन गोला का होता है, ठोस गोला का आयतन होता है 4/3 पाई इंटू ब्रैकेट बड़ा आर का क्यूब माइनस छोटा आर का क्यूब। और अर्धगोला का क्षेत्रफल होगा 2 पाई r², अर्धगोला का। फिर अर्धगोले का आयतन तो 2/3 पाई r³ 2/3 पाई r³। और कुल क्षेत्रफल अर्धगोले का अगर कुल क्षेत्रफल का बात करें तो हो जाएगा आपका 2 पाई r² प्लस पाई r², यानी 3 पाई r² अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर है खोखला गोला। तो खोखला गोला में क्या होता है, वैसा गोला जिसमें 2 त्रिज्या हो, खोखला गोला कहलाती है, ठीक है। तो बाहरी क्षेत्रफल क्या होगा खोखला गोला का, तो 4 पाई r² हो जाएगा, और आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r³ माइनस 4/3 पाई r³, मतलब बड़ा आर का क्यूब और माइनस छोटा आर का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ से हम लोग इतना देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर छिन्नक के बारे में, ठीक है, छिन्नक के बारे में। तो छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई h r² प्लस r² और प्लस r1 इंटू r2, ये होता है छिन्नक का आयतन। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई l और r1 प्लस r2, पाई l r1 प्लस r2, और कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई l ब्रैकेट r1 प्लस r2 और प्लस पाई r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। और छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई होता है l बराबर √L का स्क्वायर प्लस r² माइनस r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो √L का स्क्वायर और माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका छिन्नक का आयतन। फिर है 14 नंबर चैप्टर जिसका नाम है सांख्यिकी, ठीक है। सांख्यिकी में हम लोग सबसे पहले माध्य देखेंगे। तो माध्य का सरल जो वितरण होता है वो होता है इस प्रकार से, माध्य बराबर x1 प्लस x2, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते x1 xn बटा n आ जाएगा। और बारंबारता इसका देखेंगे तो a बराबर क्या होगा, तो x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x f3 और x fn, इस तरह से बढ़ेगा और नीचे आ जाएगा बटा f1 प्लस f2 यानी fn। फिर यहाँ से देखेंगे वर्ग चिन्ह या मध्यमान। तो मध्यमान क्या होता है, तो a माइनस बी का वर्ग चिन्ह। अगर देखेंगे a और b का वर्ग चिन्ह तो a प्लस बी बटे 2। वर्ग अंतराल क्या होता है, तो ऊपरी सीमा और निचली सीमा माइनस बटे 2, ठीक है। और माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसको अगर भारतीय भवन के बुक में आप लोग देखेंगे तो हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो एक्स का मतलब हो गया वर्ग चिन्ह और एफ का मतलब हो गया बारंबारता। नेक्स्ट है मीडियन के बारे में, मतलब माध्यिका। तो माध्यिका का सरल वितरण जो होता है इस प्रकार है, m बराबर n+1 बटे 2 पद जब n जो विषम हो, और n जब सम हो तब क्या होता है n/2 और +1, ठीक है, n/2 पद। और m बराबर मीडियन बराबर फॉर्मूला होता है l प्लस n/2 माइनस f बटा f इंटू आई, या l प्लस n/2 माइनस सिग्मा एफ बटे एफ इंटू एच। ये फार्मूला दोनों आप लोग देखेंगे, दोनों यूज होता है जगह पर। तो l बराबर यहाँ पर क्या है, तो L बराबर है यहाँ माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, F बराबर होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, और N बराबर होता है कुल बारंबारता का योग, और F बराबर होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, और L बराबर होता है माध्यिका वर्ग की लंबाई। बहुलक का बात करें तो बहुलक का फॉर्मूला होता है m बराबर L प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई या h लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है, आई या h। यहाँ पर L बराबर क्या है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, और f0 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, f-1 है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, और f1 बहुलक वर्ग से ठीक आगे वाले वर्ग की बारंबारता, और i बराबर क्या है वर्ग अंतराल की लंबाई। और एक टॉपिक और है कि माध्य माइनस बहुलक बराबर क्या कनेक्शन होता है, तो माध्य और बहुलक और माध्यक में जो कनेक्शन होता है वो इस तरह है, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुना माध्य माइनस माध्यिका होता है। और लास्ट चैप्टर देखेंगे हम लोग प्रायिकता। तो प्रायिकता में क्या होता है कि जीरो अगर मतलब जीरो का प्रायिकता होता है जीरो, इस तरह से
ये आपका लगेगा 0, तो इसका प्रायिकता 1 होगा। और पी मतलब प्रायिकता अगर नहीं है तो प्रायिकता नोट अगर है तो इसमें आ जाएगा एन प्रायिकता ई बटे एन का प्रायिकता एस। और एक फार्मूला और है पी ई1, अगर देखेंगे ई1 का प्रायिकता देखेंगे तो 1 माइनस पी इंटू ई हो जाएगा, 1 माइनस पी इंटू ई। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर पूरा 15 तक जितने भी इम्पोर्टेंट जो फार्मूला थे वो सारे मैंने डिस्कस किए हैं। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पर धुआंधार तैयारी होगा इस बार जैक क्लास 10 के लिए। टारगेट हम लोग का 95% प्लस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।